वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमारी खुद की बॉडी किन चीजों से बनी होती है। इनफैक्ट हमारी खुद की बॉडी क्यों, किसी भी एनिमल की बॉडी या किसी भी प्लांट की बॉडी, फॉर दैट मैटर किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आप ये बड़ा सा हाउस है, ये हाउस किन चीजों से बना होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप एक हाउस की बात करोगे तो बहुत सारे रूम से मिलकर बना होता है। उसमें अलग अलग टाइप के रूम्स होते हैं, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रूम्स। अब किसी एक रूम को आप देखोगे तो वो बहुत सारे वॉल से बना होगा, राइट। किसी एक वॉल को देखोगे तो बहुत सारे ब्रिक्स से बना होगा। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, फिर ब्रिक्स से छोटा आप नहीं जा सकते। तो यहां पे बोल सकते हैं कि ब्रिक्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस। इसका मतलब है कि बहुत सारे ब्रिक्स को मिला के ही जो है हाउस बना है। उसी तरह हम बात करेंगे अब ह्यूमन बॉडी की। तो आप ह्यूमन बॉडी को एक हाउस से कंपेयर करो। एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से बनती है। जैसे कि आप बताओ कौन कौन से ऑर्गन होते हैं आपको पता है? जैसे ब्रेन होता है, हार्ट होता है, इनफैक्ट आपके पास ब्रेन है तो आप बता पाओगे, स्टमक, इंटेस्टाइन, लेग्स और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जिस तरह से हाउस इज मेड ऑफ मेनी रूम्स, वैसे ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मेनी ऑर्गन्स। वैसे किसी भी एक ऑर्गन को ले लो तो एक्चुअली इज मेड ऑफ मेनी टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होते हैं ये शायद अभी आपको पता ना हो, पर आप टेंशन बिल्कुल ना ले, आगे हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। किसी भी एक टिश्यू को ले लो तो बहुत सारे छोटे-छोटे सेल से बने होते हैं। तो जिस तरीके से एक हाउस बहुत सारे ब्रिक्स से बना होता है, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी जो है वो अल्टीमेटली बहुत सारे छोटे-छोटे सेल से बनी होती है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी क्यों, कोई दूसरे एनिमल की बॉडी भी बहुत सारे छोटे-छोटे सेल से बनी होती है, या फिर प्लांट की बात करें तो उसमें भी ऐसे होता है, वो भी बहुत सारे छोटे-छोटे सेल से बना होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मिलके किसी भी लिविंग ऑर्गन को बनाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, करोड़ों सेल्स होते हैं। बहुत छोटे होते हैं, आप सोचो हमारी बड़ी सी बॉडी इन छोटे-छोटे सेल से बनी होती है तो कितने सेल्स होते होंगे। तो इन सेल्स के बारे में पढ़ना ही हमारा एम है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि सेल क्या होता है, लेकिन सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल के बारे में पहले पता कैसे चला, ये सोचो। बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल इतना छोटा होता है कि वो तो हमें नेकेड ऐसे दिखाई नहीं देते। तो अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स। तो उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, सेल डिस्कवरी। कैसे सेल की डिस्कवरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए हैं जो कि सेल की डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स 1590s। तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकेरियस जेन्सेन। इन्होंने इन 1590s जैकेरियस इन्वेंटेड फर्स्ट ट्रूली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि 1590s में ये काम हुआ था। मतलब ये कि एग्जैक्ट कौन से ईयर में काम हुआ था वो पता नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि 1590 में कभी हुआ था। क्या काम हुआ था कि इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। प्लीज नोट, सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, जो ऐसी चीज होती है जिससे आप छोटी चीजों को भी बड़ा करके देख सकते हो। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ा एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ही छोटी चीजों को भी आपको बड़ा करके दिखाएगा, राइट। तो जेन्सेन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट बात है सेल की डिस्कवरी की कहानी में, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सोचते हो जब तक अच्छी माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं होंगे तब तक सेल को आप कैसे देख पाओगे, उसकी डिस्कवरी कैसे हो पाएगी। दैट्स व्हाई दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि बाद में होने वाली थी। अब बात करते हैं स्टूडेंट 1665 की। तो 1665 में रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया, ये एक बार प्लांट का स्टडी कर रहे थे। तो प्लांट का जो बार्क होता है, स्टेम की जो बाहर रफ सरफेस होती है उसको बार्क बोलते हैं, आपको पता होगा। उसको वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे। वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी। तो उन्होंने देखा कि इस बार्क को जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो इस छोटे-छोटे कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स आपको बार्क में दिखाई देते हैं। तो इनको क्यूरियोसिटी आई कि ये क्या है, राइट। अगर नॉर्मली बार्क को देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कोई इस तरह की चीज दिखाई दी। तो स्टूडेंट्स इन्होंने इसको कंपेयर किया हनीकॉम्ब से। हनीकॉम्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है बीज के बारे में, जो हनी कलेक्ट करती हैं। तो इस टाइप का वो स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें वो हनी कलेक्ट करती है और उसको हनीकॉम्ब बोलते हैं। उसमें भी इसी तरह के छोटे-छोटे कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने इस स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जैसे हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ही कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर बार्क को देखने में दिखाई देता है। उन्होंने ऐसा बोला। और स्टूडेंट्स और ये जो कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं उनको उन्होंने सेल का नाम दिया, राइट। He named these compartments as cell। तो यहां पर हुई डिस्कवरी सेल की स्टूडेंट्स, राइट। तो किसने सेल का डिस्कवरी किया स्टूडेंट्स? रॉबर्ट हुक ने, राइट। तो कैसे डिस्कवरी किया ये भी आपको समझ में आया कि वो बार्क को देख रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें कंपार्टमेंट्स दिखाई दिया। तो उनको समझ में आया कि इन छोटे-छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर ही बार्क बना है प्लांट का, और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल का नाम दिया। और उनको ये समझ में आया कि बार्क इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? अब आगे बढ़ते हैं। On this discovery he wrote a book named Micrographia। स्टूडेंट्स आप पढ़ सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, पर आपको इसे पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स 1838 में। तो इसके आगे 1838 में क्या हुआ? So 1838 में मैथियस स्क्लेटन आए। He was again a very important biologist। ये प्लांट्स को बहुत स्टडी किया करते थे और उन्होंने स्टडी करके ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो प्लीज ध्यान दें, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा था कि बार्क इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स जो है वो सेल के बने होते हैं, ऐसा नहीं बोला था। तो इन्होंने पहली बार ऐसा बोला कि जितने प्लांट्स होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स। कब बोला? 1838। यू मस्ट रिमेंबर दिस। और फिर एक साल बाद ही क्या हुआ, 1839 में ये दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडोरस केविन, और इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। समझ में बात? तो अब जाके कंफर्म हुआ कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पूरी तरह से सेल से ही बनी होती है स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि मेरी जो बॉडी आप देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं, सेल्स ही सेल्स हैं, अलग अलग के सेल्स होते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पूरे सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही मेरी बॉडी बनी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो इसका बॉडी पूरा का पूरा बहुत छोटे-छोटे सेल से बना हुआ है, जैसे कि आपको यहां पे दिखाया गया है, समथिंग लाइक दिस। कोई दूसरा एनिमल भी हम ले लें तो उसकी भी पूरी बॉडी जो है वो बहुत सारे छोटे-छोटे सेल से बनी हुई है। कोई प्लांट ले लें तो उसकी पूरी बॉडी, उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे छोटे-छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल सेल्स। फाइन। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स 1855 की। 1855 में क्या हुआ? वर्चॉ, ही वाज अनदर साइंटिस्ट, ये आया और इन्होंने कहा ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखो आपको तो पता ही ना स्टूडेंट्स कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स कहां से आते हैं? दूसरे ह्यूमन बीइंग से ही आते हैं। जैसे अगर ये दोनों आपके पेरेंट्स हैं तो उनसे ही आपका जन्म होता है। तो इन्होंने बोला कि सेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि नए सेल्स जो है पुराने सेल से ही बनते हैं। तो अगर कोई पुराना सेल होता है स्टूडेंट्स तो वही डिवाइड होके किसी न किसी तरीके से नए सेल बनाता है। जैसे आपको यहां दिखाया कि एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और दो सेल बना लेता है। तो पहले एक सेल था, उसी से फाइनली दो सेल बने। इसको सेल डिवीजन बोलते हैं स्टूडेंट्स। कभी बाद में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, पर अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि नए सेल्स जो हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। जैसे इसको और हम समझना चाहें स्टूडेंट्स तो आप सोचो कि एक छोटा बच्चा है, वही छोटा बच्चा बाद में बड़ा होता है स्टूडेंट्स। तो सोचो कि अगर बच्चा छोटा था तो उसकी बॉडी में कम नंबर ऑफ सेल्स होंगे, और जब वो बड़ा हो गया तो उसकी बॉडी में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स की बॉडी में ज्यादा सेल्स कहां से आए? क्या बाहर से किसी ने उसकी बॉडी में ज्यादा सेल्स फेंक दिए, डाल दिए, जिससे उसकी बॉडी बड़ी हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कि इस बॉडी के, इस बच्चे के बॉडी में कुछ सेल्स हैं, वही सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते जाते हैं, तो बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, इसलिए बॉडी का साइज भी बढ़ता है धीरे-धीरे। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आएगा कि नए सेल्स जो है पुराने सेल्स से ही बनते हैं, राइट।
अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, 1940 की बात करते हैं। 1940 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था। पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की बात की थी, अब बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप है जो कि बहुत ही छोटी चीजों को भी आपको बड़ा करके दिखा सकता है। तो स्टूडेंट्स जब उसका इन्वेंशन हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड। तो अब हम सेल को और भी बहुत अच्छे से देख सकते थे और क्लियरली देख सकते थे, इसलिए सेल के बारे में जो नॉलेज थी साइंटिस्ट की बढ़ गई स्टूडेंट्स, जो कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। मैंने पूरी कहानी आपको बताई कि पहले कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ जिससे कि सेल को देखा जाना पॉसिबल था। फिर 1665 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, मुझे बताया, आपको बताया था मैंने, रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को डिस्कवर किया, वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से कंपेयर किया। फिर 1838 में ये बताया गया कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। फिर एक साल बाद बताया गया कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। फिर उसके बाद ये बताया गया कि ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और फिर 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हुआ तो सेल के बारे में नॉलेज और भी बहुत डीप हो गई स्टूडेंट्स, राइट? फाइन, तो अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेल थ्योरी, तो अगर कंफ्यूज होगा ये क्या पूछ लेगा, ये बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने देखा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सेल थ्योरी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे सेल थ्योरी क्या है तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, पहला पॉइंट बोलोगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जैसे हमने पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही बने हुए हैं, सारे लिविंग बीइंग सेल से ही बने हुए हैं, इसलिए बोला जाता है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया। ये तीनों पॉइंट्स को बोला जाता है सेल थ्योरी, मतलब सेल के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो ये तीन पॉइंट है और सेल थ्योरी। हालांकि इसका और डिटेल की चीजें हम आगे देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू सेल वेरिएशन। तो क्या है यहाँ पे अभी देखेंगे, इसमें तीन पॉइंट्स देखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि हमें पता है कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स, आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी सिर्फ सेल से ही बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे मतलब ये है कि डिफरेंट लिविंग बीइंग्स हम लें तो उनकी बॉडी में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, ठीक? जैसे कोई ह्यूमन बीइंग आप ले लिया, कोई प्लांट ले लिया, कोई टाइगर ले लिया, तो सबकी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, लेकिन सबकी बॉडी में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होंगे। दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें स्टूडेंट्स इसको, तो देखो दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पता है आपको इनकी बात? तो नहीं पता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बात करें तो स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पता है, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पता है, हम भी एनिमल नहीं रहते, हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे लिविंग बीइंग्स स्टूडेंट्स जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल हो, 2 3 4 5 या 1 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ और एक से ज्यादा सेल है उसकी बॉडी में, उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं? मल्टीसेलुलर, हमारे बॉडी में तो एक से बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, राइट? देखिए मल्टीसेलुलर वर्ड को, स्टूडेंट्स मल्टी का मतलब ही होता है मिनी और सेलुलर का मतलब क्या सेल। तो नाम से ही क्लियर कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल होता है। अब स्टूडेंट्स अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप समझ गए होंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल तो है अमीबा, पैरामीशियम। तो यूनिसेलुलर वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, ओनली वन सेल। जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट्स, जिसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। और स्टूडेंट आप सोच सकते हो कि एक ही सेल इसकी बॉडी में होता होगा तो इसका साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही छोटा होता है और आप इसको लेकर ऐसे देख नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। वैसा ही होता है पैरामीशियम, ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, तो ये भी बहुत छोटे साइज का होता है, इसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको लगा होगा कि पहले कभी इस तरह के ऑर्गेनिज्म को आपने क्यों नहीं देखा है, कि बात क्यों नहीं की? क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके सामने भी होंगे, कुछ मेरे सामने ही होंगे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देंगे स्टूडेंट्स, ये तो इतने छोटे हैं कि कैसे देखोगे आप? माइक्रोस्कोप लेके तो घूमते नहीं हो हमेशा, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास इस तरह के बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, अगले किसी चैप्टर में ये बात करेंगे, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। आपके घर में भी होते हैं, दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से देखो तो ही दिखाई देंगे, राइट? इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हो। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, इन सब के बारे में तो आपको पता है, क्यों पता है? क्योंकि उनको तो आप आराम से देखते हो, इसलिए आप डिस्कशन करते हो उनके बारे में, एक दूसरे से बातें करते हो उनके बारे में, आपको पता है, राइट? तो जस्ट कमिंग बैक टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम देख सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वर्ड का मतलब ये देखो, यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल, ठीक है? जिसमें एक सेल हो, जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग्स को दो कैटेगरी डिवाइड किया जाता है, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल है, राइट? फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की नंबर ऑफ सेल्स की, कैसे सेल का नंबर जो है अलग-अलग ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है। अब शेप ऑफ सेल, तो जो सेल होते हैं स्टूडेंट्स उनका जो शेप होता है वो भी थोड़ा अलग-अलग तरीके का हो सकता है। देखो आप, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और सारे के सारे सेल्स जो मेरी बॉडी में हैं वो एक ही शेप के होंगे जरूरी नहीं है, वो अलग-अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक? वैसे इतने सारे लिविंग बीइंग्स हैं, सबकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और सारे सेल्स एक ही शेप के होंगे जरूरी नहीं होता है, अलग-अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। जैसे आप देखो, हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, मसल्स, ठीक है? उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स से ही वो मसल्स बने होते हैं। तो उनमें जो सेल्स होते हैं उनका शेप कुछ इस टाइप का होता है, कोई लॉन्गेट टाइप का, ये एक सेल है, ये लॉन्गेट टाइप का शेप सेल है, इसका शेप आप देख पा रहे हैं। फिर देखो आपको एक सेल दिखाता हूं, इसको बोलते हैं नर्व सेल। हमारा जो ब्रेन होता है ना स्टूडेंट्स, वो उसमें ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो बहुत डिटेल में आगे बढ़ने के लिए कराने की जरूरत है, लेकिन इसका शेप बिल्कुल अलग है, ये भी थोड़ा लंबा सा है, लेकिन इस सेल से कितना डिफरेंट दिख रहा है, शेप बहुत अलग है। फिर जैसे देखो स्टूडेंट्स आप ब्लड सेल, तो हमारा जो ब्लड है, बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें बहुत टाइप के सेल होते हैं, उसमें से एक ही सेल होता है। अब देखो डिस्क शेप आपको दिख रहा होगा, राइट? तो देखो ये तीन टाइप के मैंने आपको सेल बताया जो हमारी ही बॉडी में होते हैं और कैसे उनका शेप जो है वो अलग है। वैसे हमारी बॉडी में और भी बहुत टाइप के सेल्स होते हैं और उनका शेप इन तीनों से भी अलग होता है। वैसे डिफरेंट और लिविंग बीइंग्स, प्लांट एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी में बहुत सारे और टाइप के सेल्स होते हैं जिनका शेप इन तीनों से अलग होता है। तो पॉइंट ये है कि सेल्स का जो शेप होता है वो अलग-अलग टाइप का हो सकता है। आई होप यू गेट दिस। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे साइज ऑफ सेल। स्टूडेंट्स सेल जो होते हैं उनका साइज भी अलग-अलग हो सकता है, कुछ बहुत छोटे होते हैं, इनफैक्ट ज्यादातर सेल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे मैंने बताया, कभी-कभी बड़े भी हो सकते हैं, राइट? बहुत रेयर केसेस में हालांकि बड़े होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया, ठीक है? जिसका साइज होता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोन। तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है बहुत ही छोटा होता है, कितना 0.1 टू 0.5 माइक्रोन। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि ये माइक्रोन का मतलब क्या होता है। माइक्रोन मेजरमेंट होता है, तो किसी चीज का साइज मेजर करने का यूनिट होता है। जैसे आपको बताऊं, हमारे शरीर में जो हेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें से किसी एक हेयर को आप लोगे, किसी एक हेयर को लोगे, उसकी जो विड्थ होती है वो लगभग 10 माइक्रोन होती है। और हम यहाँ बोल रहे हैं कि इस बैक्टीरिया का साइज 0.1 माइक्रोन टाइप का है। तो आप सोचो कि हेयर का तो कितना कम होता है, तो इस साइज कितना छोटा होगा, इसीलिए वो नेकेड आई से दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देता है। स्टूडेंट्स सेल कितने छोटे होते हैं, दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर। फिर मैं एक और एग्जांपल दूं, लार्जेस्ट सेल जो होता है दुनिया में जितने भी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच।
एक ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है काफी बड़ा होता है और एक एग में एक ही सेल होता है, ये पूरा का पूरा एक जो है वो एक सेल, और साइज क्या होता है 170 mm to 130 mm, ठीक है, आप देख सकते हो ये अच्छा खासा साइज है 170 mm, दैट इज 17 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा, दैट इज प्रीटी गुड साइज। तो सेल का साइज वेरी करता है, कुछ सेल इतने छोटे हो सकते हैं और कुछ इतने बड़े होते हैं, और कुछ सेल्स ऑब्वियसली उनके बीच के साइज के भी होते हैं, लेकिन ज्यादा सेल्स जो है वो बहुत छोटे ही होते हैं, बट स्टिल देयर इज वेरिएशन इन द साइज ऑफ सेल, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेक। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और अभी तक जो मैंने आपको बताया सिंपल सिंपल सी बातें हैं वो आपको डाइजेस्ट हो रहा होगा, धीरे-धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और फिर सीरियस बातें भी स्टार्ट होंगी। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, राइट, और वो सब जो है वो सेल से बने होते हैं, राइट, सेल से बने होते हैं। ये जो कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर है उसी को सेल बोल रहे हैं, सारे एनिमल्स इसी से बने हैं, सारे प्लांट्स इसी से बने हैं, फाइन। तो एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं एनिमल सेल, और प्लांट्स की बॉडी में जो सेल होते हैं उसको बोल सकते हैं प्लांट सेल, सिंपल सी बात है, समझ लो, इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हमको बोलेंगे एनिमल सेल, इनकी बॉडी में जो सेल्स हैं बहुत सारे हमको बोलेंगे प्लांट्स। तो अभी तक तो हमें ये कहानी समझ में आई, ठीक है, ये सब सेल से ही बने। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये एनिमल का सेल है तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर क्या होता है, ये किसी प्लांट का सेल है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर घुस के देखना चाहिए कि व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल ऑफ अ प्लांट सेल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाऊं, डरना मत बिल्कुल भी, तो इस तरह कुछ होता है एनिमल सेल के अंदर, आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दिस इज एनिमल सेल। अभी तक जो हम बना रहे थे सिर्फ उसका आउटर लाइनिंग बना रहे थे, एंड दिस इज अ प्लांट सेल। देखो आप देखो उसके अंदर क्या छोटी छोटी चीजें हैं, इसके अंदर क्या छोटी चीजें हैं, ये छोटा आपको डबल होती है, आराम से एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको मजा भी आएगा, राइट। तो यही इस चैप्टर का मेन चीज है कि हम क्या पढ़ना चाहते थे, पहला पार्ट ये था हमारा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बने होते हैं, ये अभी तक आपको समझ आया, लेकिन सेल के अंदर क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टडी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा प्लांट का सेल और ये है एनिमल का सेल। अब देखो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, क्या है ये, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और एनिमल सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो जो चीजें इनके अंदर होती है उनका ही नाम है ये स्टूडेंट्स। जैसे आप ध्यान दो, दो चीजों को ग्रीन में दिखाया गया, बाकी चीजों को येलो में दिखाया गया। तो जो चीजें येलो में दिखाई गई है वो दोनों टाइप के सेल्स में होती है, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल, लेकिन जो ग्रीन में बनाई गई है ध्यान देंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, समझ लो। आगे डिटेल में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर फिर भी स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये दोनों सेल वॉल क्या होता है सेल वॉल मैं आपको बताऊंगा, और ये प्लास्टिड्स ये दोनों सिर्फ किसमें पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में। लेकिन बाकी सब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ध्यान दे, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें येलो वाली वो दोनों टाइप सेल्स में होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि सेल के अंदर ये जो छोटी-छोटी चीजें दिख रही हैं इनका नाम यहाँ पे लिखा है, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेन्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेन्स, चाहे वो प्लांट सेल के अंदर हो या एनिमल सेल के अंदर, सेल ऑर्गेन्स, राइट। लेकिन करके हमारा काम है कि इन सारे सेल ऑर्गेन्स के बारे में हम स्टडी करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे सेल वॉल के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है स्टूडेंट्स, प्लांट, एनिमल में होता ही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो ये जो प्लांट का सेल है उसकी जो सबसे आउटर लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन है, सिर्फ आउटर लेयर जो दिखाई दे रही है उसी को क्या बोलते हैं सेल वॉल। जैसे हमारे घर की बाउंड्री होती है ना स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आप इस सेल की बाउंड्री मान सकते हो इसको, और ऐसी कोई बाउंड्री इसमें नहीं होती। हालांकि आपको यहाँ पर एक बाउंड्री जैसी चीज दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में थोड़ी बात आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें भी होता है, जैसे आपको एक येलो लाइनिंग दिखाई दे रही होगी वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है, थोड़ी बात देखिए उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आउटर बाउंड्री, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और बाउंड्री है जिसको क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेल वॉल जैसे प्लांट्स में क्यों है, एनिमल्स में क्यों नहीं। तो होता क्या है कि प्लांट्स को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्यों, देखो प्लांट्स जो होते हैं वो खुले में होते हैं कहीं पर और वो मूव नहीं कर सकते। एनिमल भी खुले में रहते हैं, लेकिन मान लो वेदर खराब है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत बारिश हो रही है, तो एनिमल्स जो है वो मूव करके सेफ जगह पे जा सकते हैं, ठीक है, देखते हैं तो सेफ जगह पे चल के जा सकते हैं। प्लांट्स तो चल नहीं सकते, तो वो जहां पर है उनको वही वेदर वही सिचुएशन टॉलरेट करनी है। बहुत बारिश हो रही है तो भी प्लांट्स को वही रहना है, एनिमल्स तो भागेंगे किसी गुफा में घुस जाएंगे, बहुत गर्मी पड़ी है तो भी एनिमल्स जाएंगे किसी गुफा में घुस जाएंगे, पेड़ नीचे चले जाएंगे, लेकिन ट्रीज और प्लांट्स वो तो नहीं जा सकते। तो पॉइंट ये है कि प्लांट्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनके सेल के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, और वही लेयर है सेल वॉल। और एनिमल्स को उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल लेयर है सेल वॉल। यू अंडरस्टैंड? इसमें देखो ये हमने यहाँ लिखा है, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेंपरेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। दे आर एक्सपोज्ड टू दीस वेरिएशंस बिकॉज़ दे कैन नॉट मूव, इसलिए दे नीड मोर प्रोटेक्शन, दैट्स व्हाई दे हैव वन मोर आउटर कवरिंग और आउटर लेयर, दैट इज सेल वॉल। अंदर की लेयर एक और इसमें बताया ये वाला सेल मेम्ब्रेन, जो कि इसमें भी होती है, इसमें और डिटेल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी काम है हमारा सेल वॉल को और डीपली जानने का, तो लेट्स डू दैट। सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। सो इट इज थिक एंड रिजिड इनवेलप, तो थिक होता है और रिजिड होता है, रिजिड होता है, टफ टाइप का होता है, ध्यान देंगे, याद रखना कोई सब पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो इट इज थिक एंड रिजिड इनवेलप, और इनवेलप की तरह होता है, मतलब पूरे सेल को उसने इनकैप्सुलेट कर रखा है, सराउंड कर रखा है एज एन इनवेलप, राइट। The cell wall is mainly composed of cellulose. तो सेल वॉल किसी से बना होता है, तो एक कंपाउंड होता है स्टूडेंट सेलुलोज, साइज के बारे में पढ़ा भी हो, नहीं पढ़ा तो खास बात नहीं, अभी पढ़ रहे हैं ना। तो सेलुलोज का बना होता है, जिससे कंपाउंड, एक बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है जिससे ये सेल वॉल बना होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज थिक एंड रिजिड एंड एक्ट्स लाइक एन एनवेलप फॉर द प्लांट सेल। फाइन स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की सेल वॉल की। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जैसे हमने बात की, और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, अब इसको थोड़ा समझिए, आगे याद रखना कि इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, मतलब क्या है, इसको क्यों नॉन लिविंग पार्ट बोल रहा है। तो सुन देखो, सेल के अंदर जो बाकी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है रेड में, ये सब लिविंग पार्ट्स होते हैं सेल के, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये सब लिविंग पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो सेल वॉल है इसको नॉन लिविंग पार्ट बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारी बॉडी भी जो है स्टूडेंट्स, वो ज्यादातर लिविंग है, तो हम चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लिविंग है, लेकिन हमारी बॉडी में जैसे नेल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो नॉन लिविंग है, हमारे जो हेयर्स है वो भी नॉन लिविंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि सेल्स में केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में सेल्स ही तो है, तो अगर सेल में केमिकल रिएक्शन चल रहा है इसका मतलब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, राइट। चलो यहाँ पे स्टिक करते हैं। तो सेल में केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, तो जिस पार्ट में केमिकल रिएक्शंस कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं उनको लिविंग पार्ट्स बोलते हैं, और जिन पार्ट्स में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा होता है उसको नॉन लिविंग पार्ट बोलते हैं। जैसे कि बोलना कि ये वाला स्ट्रक्चर लिविंग पार्ट है सर, मतलब इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनका फॉर्म चेंज कर रहा होगा, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए इसको लिविंग पार्ट बोलते हैं। ये जो पर्पल आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन साइज, सब कोई लिविंग पार्ट हो रहा है, जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, लेकिन सेल वॉल को नॉन लिविंग बोल रहे हैं, मतलब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा है, इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। तो नेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको नॉन लिविंग पार्ट क्यों होता है हमारी बॉडी का, उसी तरीके से वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा है। लेकिन मेरा ये जो स्किन है, ठीक है, उसको लिविंग पार्ट होता है, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है। मेरा जो ब्रेन है यहाँ पे वो लिविंग पार्ट कहलाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। हेयर्स को नॉन लिविंग पार्ट बोलते हैं, हेयर्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाई सेल वॉल इज कॉल्ड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। फाइन, इट इज फ्रीली परमिएबल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, फ्रीली परमिएबल, इस टर्म को आप याद रखिए, इट इज फ्रीली परमिएबल। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स
इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जो सेल वॉल है इसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर घुस सकता है, जैसे आप देख सकते हो, या सेल से बाहर भी जा सकता है। तो फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है कि उसके थ्रू कोई भी चीज अंदर आ सकती है, कोई भी चीज बाहर जा सकती है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। स्टूडेंट ऐसा क्यों होता होगा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम आगे देखेंगे कि ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत सारी चीजें जो सेल के बाहर है वो अंदर जाए, और कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत सारी चीजें जो सेल के अंदर है छोटी छोटी वो सेल के बाहर है। तो अगर सेल वॉल फ्रीली परमिएबल नहीं होगा तो वो चीजें अंदर बाहर नहीं हो पाएंगी, इसलिए सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल होता है। आई होप यू गेट दिस। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कई सारी बातें हमने देखी, उससे आपको याद नहीं चाहिए। मैंने क्या लिखा, प्लांट में होता है, इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इट इज फ्रीली परमिएबल। प्लीज लर्न दिस। अब बात करेंगे सेल वॉल का फंक्शन, वो काम क्या करता है। तो वो तो स्टूडेंट आपको समझ में आई है। एनीवेज इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। जैसा मैंने बताया ना कि इन्वेलप की तरह कर रहा है, तो सेल का जो शेप है वो इसे डिसाइड हुआ है। तो ये रिजिड होता है, बड़ा रिजिड टाइप का होता है, राइट। तो ये क्या पूरे सेल का शेप डिसाइड कर रहा है, जो इसका शेप होगा उसी के अंदर पूरा का पूरा सेल होगा। इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट्स में रहता है एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल। पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अंदर ये जो येलो वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसी सेल मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ध्यान देंगे, आगे फिर से बताऊंगा, उसी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको प्लाज्मा प्लांट, यहां पे सेल भी लिख सकते हैं। तो इट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल। ऐसे बोलो कि प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल, द सेम थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। कहने की बात ये है कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं सेल की, सेल मेम्ब्रेन हो या बाकी सारी उसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें फाइन। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, जैसे मैंने आपको पहले बताया।